पुरानी हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही आर्यन को महसूस हुआ कि हवा में कुछ भारीपन है। वो धूल जो सालों से वहां जमी थी, आज उसके जूतों की आहट से परेशान हो उठी थी। शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की गोद में बसी ये हवेली उसके दादाजी की आखिरी वसीयत थी। आर्यन ने सोचा नहीं था कि उसे कभी वापस यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन जिंदगी के थपेड़ों ने उसे फिर उसी मोड़ पर खड़ा कर दिया था जहाँ से उसका बचपन शुरू हुआ था। उसने जेब से पीतल की वो पुरानी चाबी निकाली जो अब ठंडी पड़ चुकी थी। ताले के छेद में चाबी घुमाते ही एक कर्कश आवाज गूंजी, जैसे हवेली खुद उसे अंदर आने का न्योता दे रही हो या शायद चेतावनी। अंदर का नजारा वैसा ही था जैसा उसने 20 साल पहले छोड़ा था। भारी मखमल के पर्दे अब मटमैले हो चुके थे और झूमर की कांच की बूंदें धुंधली पड़ गई थीं। मेज पर रखी एक अधूरी चाय की प्याली इस बात की गवाह थी कि यहाँ समय अचानक ठहर गया था। आर्यन लकड़ी की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी के चरमराने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वो इन्हीं सीढ़ियों पर छुपम छुपाई खेला करता था, लेकिन आज वो अकेला था। छत के कोनों में मकड़ियों ने अपने जाले इस तरह बुने थे जैसे वे कोई नक्शा बना रही हों। गैलरी के अंत में टंगे उस बड़े पोर्ट्रेट पर उसके परदादा विक्रम सिंह की आंखें आज भी उतनी ही तेज और भेदने वाली लग रही थीं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की ओर चल दिया। उसे यहाँ 1 महीना बिताना था, वसीयत की शर्तों के अनुसार। रात होने को थी और बाहर बादलों की गड़गड़ाहट ने माहौल को और भी गंभीर बना दिया था। खिड़की के बाहर चीड़ के पेड़ तेज हवाओं में झूम रहे थे, मानो वे आपस में कोई गुप्त बात कर रहे हों। आर्यन ने मोमबत्ती जलाई क्योंकि बिजली बरसों पहले काट दी गई थी। मेज की दराज खोलते ही उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसका चमड़े का कवर गल चुका था, लेकिन पन्ने अभी भी सुरक्षित थे। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, उसकी रूह कांप गई। उस पर लिखा था, वो वापस आएगा और जब वो आएगा तो हवेली फिर से सांस लेने लगेगी। लिखावट उसके दादाजी की थी, लेकिन शब्द किसी डरावनी भविष्यवाणी की तरह लग रहे थे। आर्यन सोचने लगा कि क्या उसका यहाँ आना महज एक इत्तेफाक था या कोई सोची समझी साजिश। उसने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे नीचे के बगीचे में एक परछाई हिलती हुई महसूस हुई। उसने आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज थी जो टिन की छत पर संगीत पैदा कर रही थी। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और सोचने लगा कि क्या वो वास्तव में इस विरासत का हकदार है। रात बीत रही थी, पर आर्यन की आंखों में नींद नहीं थी। उसने डायरी को आगे पढ़ना शुरू किया। पन्ने पीले पड़ चुके थे और कुछ जगह स्याही फैल गई थी, लेकिन संदेश स्पष्ट था। दादाजी ने लिखा था कि इस हवेली के इतिहास में एक काला अध्याय है जिसे समाज से छिपाया गया था। सालों पहले जब गांव में भीषण अकाल पड़ा था, तब हवेली के नीचे मौजूद पानी के विशाल कुंड को बंद कर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि वो पानी पवित्र है और इसे केवल खास अनुष्ठानों के लिए बचाया जाना चाहिए। इस अंधविश्वास ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसके पूर्वजों की खामोशी ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी ने हवेली के भीतर के जालों को और भी स्पष्ट कर दिया। आर्यन ने तय किया कि वो इस हवेली के हर कोने की तलाशी लेगा। वो रसोई के पीछे वाले हिस्से में गया, जहां पुराने बर्तन और कोयले की राख बिखरी पड़ी थी। वहां की दीवारों पर अजीब से निशान बने थे, जैसे कोई गिनती की गई हो। जैसे जैसे वो गहराई में जा रहा था, उसे समझ आने लगा कि ये हवेली केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि एक किले की तरह बनाई गई थी, जिसके भीतर कई गुप्त कक्ष थे। उसने एक भारी अलमारी को खिसकाने की कोशिश की, जिसके पीछे उसे एक और छोटा दरवाजा मिला जो जमीन के अंदर जाता था। उसने टॉर्च जलाई और उन संकरी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे का तापमान काफी कम था और हवा में एक खास तरह की महक थी, मिट्टी और ताजे पानी की मिली जुली गंध। नीचे पहुंचते ही उसने खुद को एक विशाल गुफानुमा कमरे में पाया। वहां की दीवारों पर पुराने जमाने की मशालें टंगी थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर का चबूतरा था और उसके चारों ओर नालीनुमा रास्ता बना हुआ था। आर्यन ने गौर किया कि वहां की दीवारों से पानी की बारीक बूंदें रिस रही थीं। ये वही जगह थी जिसका जिक्र डायरी में अमृत कुंड के नाम से किया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से बड़े बड़े पत्थरों और मलबे से ढका हुआ था। आर्यन वापस ऊपर आया और गांव की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग उसे शक की निगाहों से देख रहे थे। उनके लिए वो उसी परिवार का हिस्सा था जिसने मुश्किल वक्त में उनका साथ छोड़ दिया था। आर्यन ने गांव के मुखिया, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, से मुलाकात की। उसने उन्हें अपनी खोज और दादाजी की डायरी के बारे में बताया। मुखिया की आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई, लेकिन डर भी साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा कि उस कुंड को खोलना अपशकुन माना जाता है। आर्यन ने उन्हें समझाया कि असली अपशकुन प्यास से मरना है, न कि प्रकृति के दिए हुए उपहार का उपयोग करना।
काफी बहस के बाद कुछ युवा ग्रामीण आर्यन की मदद के लिए तैयार हो गए। अगले कई दिनों तक हवेली के तहखाने में काम चलता रहा। आर्यन और उन युवाओं ने मिलकर मलबे को हटाना शुरू किया। यह काम थका देने वाला था। कई बार उन्हें लगा कि दीवारें गिर जाएंगी, लेकिन आर्यन का इरादा अटल था। उसने शहर से कुछ आधुनिक उपकरण भी मंगवाए ताकि काम सुरक्षित तरीके से हो सके। इस प्रक्रिया के दौरान उसे मलबे के नीचे से कुछ पुराने सिक्के और तांबे के बर्तन मिले, जो इस बात का सबूत थे कि यहाँ कभी खुशहाली हुआ करती थी। गांव के अन्य लोग भी अब धीरे धीरे हवेली के आंगन में जुटने लगे थे। उनका कौतूहल अब डर पर हावी हो रहा था। काम के 10वें दिन जब आर्यन ने एक बड़े पत्थर पर अंतिम चोट की, तो एक गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। सब लोग डर के पीछे हट गए। अचानक पत्थरों के बीच से पानी का एक फव्वारा फूट पड़ा। पहले तो मटमैला पानी निकला, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो बिल्कुल पारदर्शी और शीतल हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उन नालियों से होता हुआ हवेली के बाहर बने पुराने सूखे तालाब की ओर बढ़ने लगा। गांव वालों के चेहरे पर जो खुशी थी, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। बूढ़ी औरतें रोने लगीं और बच्चों ने उस बहते पानी में खेलना शुरू कर दिया। हवेली के भीतर का वो भारीपन अब पूरी तरह गायब हो चुका था। खिड़कियों से आने वाली ताजी हवा अब सुकून दे रही थी। आर्यन ने महसूस किया कि दादाजी की उस भविष्यवाणी का मतलब अब पूरा हुआ था। हवेली ने सच में सांस लेना शुरू कर दिया था। उसने तय किया कि वो अब शहर वापस नहीं जाएगा। वो इसी हवेली में रहेगा और इसे एक सामुदायिक केंद्र में बदल देगा, जहां खेती और जल संरक्षण की शिक्षा दी जाएगी। उसने अपनी वसीयत के कागजात जला दिए, क्योंकि अब वो इस जगह का मालिक नहीं बल्कि इसका रक्षक बन चुका था। वक्त बीतने के साथ गांव की तस्वीर बदलने लगी। वो पानी जो कभी पत्थरों के नीचे दबा था, अब खेतों में लहलहाती फसलों का आधार बन गया। आर्यन ने हवेली के पुस्तकालय को फिर से जीवित किया, जहां गांव के बच्चे शाम को पढ़ने आते थे। वो डायरी जो कभी डरावनी लगती थी, अब एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई थी, जिसे हवेली के मुख्य हॉल में एक कांच के बक्से में सुरक्षित रखा गया था। एक शाम जब आर्यन पुराने बरामदे में बैठा था, उसने महसूस किया कि असली शांति राज छिपाने में नहीं, बल्कि उन्हें सुलझाकर समाज के काम आने में है। पहाड़ों के उस पार से आती ठंडी हवा अब उसके चेहरे को चूम रही थी। उसने देखा कि गांव के बुजुर्ग अब हवेली के चबूतरे पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते हैं। वो शापित हवेली अब एक तीर्थ बन गई थी। आर्यन ने एक लंबी और संतोषजनक सांस ली। उसे अपनी जड़ों से जुड़ने का जो अवसर मिला था, उसने उसका पूरी तरह सम्मान किया था। सूरज की अंतिम किरणें हवेली की मीनारों को सुनहरी आभा से नहला रही थीं, और आर्यन जानता था कि अब इस हवेली के दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। विरासत का नया अध्याय लिखा जा चुका था, जिसमें डर की कोई जगह नहीं थी, बस निस्वार्थ प्रेम और सेवा का प्रवाह था। जैसे जैसे दिन महीनों में बदले, आर्यन ने हवेली के ऊपरी कमरों को कला दीर्घा और कार्यशालाओं के लिए खोल दिया। आसपास के पहाड़ी गांवों के कारीगर वहां आकर अपनी हस्तशिल्प कला का प्रदर्शन करने लगे। हवेली जो कभी खामोशी का प्रतीक थी, अब मशीनियों की गुनगुनाहट, बच्चों के खिलखिलाने और हथौड़ों की थाप से गूंजने लगी। आर्यन ने हवेली के चारों ओर फलों के बाग लगवाए, जहां अब पक्षियों का बसेरा था। उसने एक सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया, जिससे न केवल हवेली बल्कि पास के कुछ घरों को भी मुफ्त बिजली मिलने लगी। अंधेरी रातों में जलने वाली एक मोमबत्ती की जगह अब पूरी हवेली दूधिया रोशनी में नहाई रहती थी। वह बूढ़ा रखवाला अब भी कभी कभी रात के सन्नाटे में पुरानी धुनों पर बांसुरी बजाता था, जिसे सुनकर गांव वाले कहते थे कि हवेली के पूर्वज अब तृप्त हो चुके हैं। आर्यन ने शहर के अपने सारे संपर्क तोड़ लिए थे। उसे अब किसी महंगे क्लब या भीड़भाड़ वाली सड़कों की जरूरत नहीं थी। उसकी दुनिया अब उन पहाड़ों, बहते पानी और मेहनती लोगों के बीच सिमट गई थी। उसने महसूस किया कि सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि खुद को समर्पित करने में है। उसकी त्वचा अब धूप में तपकर सांवली हो गई थी और हाथों पर काम के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वो सुकून था जो अरबों की दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता था। साल की पहली बर्फबारी के दिन आर्यन ने हवेली के बड़े आंगन में एक विशाल अलाव जलाया और पूरे गांव को आमंत्रित किया। वहां न कोई ऊंच नीच थी, न कोई जाति भेद। सबने मिलकर साथ खाना खाया और नाच गाकर जश्न मनाया। उस रात आर्यन ने डायरी के अंतिम पन्ने पर कलम उठाई और लिखा, इतिहास तब नहीं बदलता जब राजा बदलते हैं, इतिहास तब बदलता है जब इंसान अपनी सोच बदलता है। ये हवेली अब पत्थरों का ढेर नहीं, एक विचार बन चुकी है। उसने डायरी बंद की और उसे लाइब्रेरी की सबसे ऊंची रैक पर रख दिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ें और याद रखें कि डर पर जीत कैसे हासिल की जाती है। हवेली के बाहर बहते उस झरने की आवाज अब आर्यन के लिए एक लोरी की तरह थी। वह जानता था कि आने वाले समय में शायद वह यहाँ न रहे, लेकिन उसके द्वारा खोला गया वो जल स्रोत और जगाई गई वो उम्मीद कभी नहीं सूखेगी। विरासत वास्तव में वही है जो खत्म होने के बाद भी दूसरों को जीवन देती रहे।
आर्यन ने अपनी खिड़की के पर्दे हटाए। बाहर चांद की चांदनी बर्फ पर चमक रही थी और हवेली के हर पत्थर से मानो शांति की गूंज सुनाई दे रही थी। वो मुस्कुराया और गहरी नींद में सो गया, ये जानते हुए कि अब इस हवेली में कभी अंधेरा नहीं होगा।